हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। और ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी एससीईआरटी आधारित हैं और ये बीपीएससी टीआरई 3-4 को टारगेट करके तथा सीटेट पेपर 2 को टारगेट करके बनाया गया है, तैयार किया गया है। बीपीएससी पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी स्टेट जहां पर जीके जीएस के रूप में प्रश्न आते हैं, और 6 to 8 टीजीटी पीजीटी स्टेट सीटेट पेपर 2 जहां पर सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी आती है, उसके लिए भी यह कारगर क्लास है। दोस्त, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था का कंप्लीट ऑनलाइनर आएगा, जिस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आया है। यदि दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, इसके साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त करते हैं। दोस्त, बिना समय गवाए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कौन होता है? कैबिनेट सचिव, गृह मंत्री, राज्य सचिव, प्रधानमंत्री। तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिरोध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 में है। इसका वर्णन एक मूल अधिकार है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करना एक मूल अधिकार है। इसे किस अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? समता के अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिरोध एक मूल अधिकार है, इसे समता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निषिद्ध है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा निषिद्ध किया गया है। प्रश्न नंबर अगला है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? वर्ष 1980 में, वर्ष 1978 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1975 में। तो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? धार्मिक का, भाषाई का, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार की मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन से अधिकार भारत के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकते हैं? राज्य की नीति निदेशकता, तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रवर्तित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के नीति निदेशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, दो अवधि के लिए भारत में राष्ट्रपति कौन थे? निम्नलिखित में से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 2 अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। प्रश्न नंबर 10 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, राष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2035 तक, 2026 तक, 2050 तक, 2023 तक। तो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के पर आधारित है। यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 75, 76 और 73। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत की विवेचना करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? प्रश्न दिया है, एक बार और देख लेते हैं। पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखाकार। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। तो राज्यपाल है जो ये संसद का सदस्य नहीं होने पर भी संसद की बैठक में भाग ले सकता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? प्रश्न है, लोकसभा का सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा कौन है? इलाहाबाद, वाराणसी, लद्दाख, माह है। तो लद्दाख है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 15, 12, 6, 2। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, 550, 548, 545। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है और वो प्रतिनिधियों की संख्या 80 है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10, 1/20, 1/30, 1/6। तो लोकसभा के कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी राज्य की विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या है? किस राज्य की विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के सर्वाधिक सदस्य संख्या है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किसकी प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? प्रश्न इससे पहले बना था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। किसकी प्रतिनिधित्व करने के लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए या साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के लिए। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा की प्रतिनिधित्व करने के लिए। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन है? सरदार हुकुम सिंह, जीबी मावलंकर, नीलम संजीव रेड्डी, MA अय्यर। तो जीबी मावलंकर हैं जो जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष और 21 वर्ष। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 107। तो संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 254। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 जो है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए तथा विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा में इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकता है? प्रश्न एक बार और देखते हैं, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा में इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? 1 माह, 6 माह, 1 सप्ताह, 14 दिन। तो 14 दिनों तक रोक सकती है, इससे अधिक नहीं रोक सकती। प्रश्न नंबर 29 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने दिनों का या कितने महीनों का अंतराल होना चाहिए? 2 माह, 6 माह, 3 माह, 4 माह। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है।
प्रश्न नंबर 30 है, योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2015 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2016 में। तो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों को बंटवारा दिया हुआ है किसमें? 5वीं अनुसूची में, 4थी अनुसूची में, 7वीं में, 8वीं में। तो केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 32 है, योजना आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई है? संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 33 है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ किया गया था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में। तो प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? संविधानेतर, संवैधानिक, संविधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। प्रश्न नंबर 35 है, किस संशोधन द्वारा आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 59वें संविधान संशोधन, 62वें संशोधन द्वारा, 61वें, 63वें, 61वें संविधान संशोधन द्वारा आम चुनाव के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। दोस्तों, ये जो भी प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्रथम स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की प्राप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 1950 का 51, 351, 348, 349। तो 351 के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो वर्ष 1993 में संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जुलाई 1947, जुलाई 1946, जुलाई 1948, जुलाई 1946, दिसंबर 1946। तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जीवी मावलंकर। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न नंबर 41 है, रंगनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट जो 2009 में संसद के पटल पर रखी गई थी किससे संबंधित थी? पंचायती राज से, वित्त बंटवारे से, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों से, शिक्षा से। तो ये धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत संविधान सभा की बात स्वीकार की गई थी? बेबल योजना, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की बात को स्वीकार किया गया था। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान बना था तो कितने अनुच्छेद थे? 395, 365, 465, 390। तो मूल संविधान में जब बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में ये सब बदल गई हैं। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 23 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान निर्माण 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? ऊपर अस्थायी सदस्य देखे हैं, सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 48 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। प्रश्न नंबर 49 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की स्थापना की गई है? राजतंत्रात्मक, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्त, यदि मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा। इसके साथ साथ अपने मित्रों को कम से कम 2 बार शेयर करिएगा, 2 लोगों को शेयर करिएगा, और ताकि हमें मोटिवेशन मिले। यह वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्त, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्त, आप लोगों से एक सुझाव मांगती हूँ, यदि कंटेंट में कोई कमी हो ध्यान देकर बनाती हूँ, कोई गलती हो जाए या कमी रह जाए उसे कमेंट बॉक्स में सुझाव देने का कष्ट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।